बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिज़िक्स एकेडमी। चैप्टर नंबर 3 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चैनल को मत सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है नंबर 1 इज कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन, एंड सेकेंड चीज व्हाट इज फोर्स। क्योंकि जो न्यूटन लॉज हैं उनको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूटन लॉज हमें ये बताते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं। अब मोशन क्या होता है और फोर्स क्या होता है ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मोशन का सिंपल मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, अगर ये पेन यहाँ पे मौजूद है और ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब है दिस पेन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर ये पेन अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करके यहाँ जाए या किधर भी जाए, इसका मतलब है ये पोजीशन चेंज कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स के टॉपिक पे हम एक अलग लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख कर आ जाए ताकि आपको न्यूटन लॉज बहुत अच्छे से समझ आ सके। यहाँ मैं आपको जस्ट फोर्स की डेफिनेशन बता देती हूँ कि फोर्स का मतलब है कि पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को पुश करो या फिर जब आप एक ऑब्जेक्ट को पुल करो तो तब जो क्वांटिटी इस्तेमाल होती है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। न्यूटन ने ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करते हैं 3 लॉज हमें दिए जिनको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आपके पास आती है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी unless acted upon by a net external force। अब ये स्टेटमेंट आपको क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा और अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो ताकि आप इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और ये ग्राउंड पे मौजूद है। इनिशियली ये किस स्टेट पे है, ये रेस्ट पर है। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर अगर हम कहें कि ये मूविंग कार है, ठीक है, जो कि रोड पर मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट या ये कार जो है ये मोशन ही करेगा जब तक कि आप इन दोनों ऑब्जेक्ट पे कोई बाहर से फोर्स ना लगा दो। यानी कि ये बॉल रेस्ट पर है और यहाँ से अगर कोई पर्सन आए और वो इस बॉल को किक कर दे तो ये बॉल क्या हो जाएगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये रेस्ट में नहीं रहेगा, अब ये मोशन में चला जाएगा। मोशन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ से फोर्स लगी है। सिमिलरली अब ये मूविंग कार है, अगर हम यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दें तो यानी कि आपने फोर्स लगा दी, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, तो अब ये कार मोशन में नहीं रहेगा बल्कि रेस्ट पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा जब तक कि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो इनकी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। इज इट क्लियर?
अच्छा जी, तो यहाँ से डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन ही करेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अब जाते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ। लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहा जा सकता है या फिर आप इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको इनर्शिया के बारे में बताता है। अब इनर्शिया क्या चीज़ होती है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर के किसी भी चेंज को रेजिस्ट करे। अब वो चेंज कैसे हो सकता है? यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, यानी कि वो बाहर के चेंज को ऑपोजिशन शो करता है। तो हाउ वुड यू डिफाइन इनर्शिया? कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that resist any change in its state of rest or motion of an object। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप सडनली ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो आपको आगे की तरफ एक जर्क मिलता है, यानी झटका मिलता है। आप गाड़ी में बैठे हो और सडनली आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो आपको आगे की तरफ एक झटका मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि आप उससे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में थे और आप स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहते हो, और अपनी पोजीशन में चेंज को ओपोज करने के लिए आपको आगे की तरफ एक जर्क फील होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इट अप्लाइज फॉर बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये हमने यहाँ पे भी देख लिया कि इसको हम स्टेशनरी यानी वो ऑब्जेक्ट्स यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पर होते हैं, और मूविंग यानी वो ऑब्जेक्ट जो मोशन करते हैं, दोनों के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इनर्शिया इज द ऑपोजिशन टू एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर के चेंज को ओपोज करता है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। मैथमेटिकली आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को ऐसे एक्सप्लेन करोगे। यहाँ हमने कहा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, या फिर अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जैसा कि आपने यहाँ एग्जाम्पल में भी देख लिया। तो यहाँ अगर आप देखो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि एफ नेट आपके पास क्या हो गया? 0 हो गया, तो तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। और अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो उसकी एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन जो है ये चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। अगर ये 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आपके पास आता है अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक टेबल है और उसके ऊपर बुक मौजूद है। अब ये बुक रेस्ट पर ही रहेगी, ये अपनी पोजीशन खुद से चेंज नहीं कर सकती जब तक कि कोई पर्सन आए और उस बुक को उठा के किधर और डिस्प्लेस कर दे। अब वो पर्सन ने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स लगा दी और इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। अब जो आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जी स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज ऑल अबाउट फोर्स। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपने देखा दैट वाज ऑल अबाउट इनर्शिया। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ में हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। फोर्स के बारे में क्या स्टडी करते हैं जानते हैं इसकी स्टेटमेंट से। The acceleration of an object is directly proportional to the applied force. Acceleration किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स की, यानी जितना आप फोर्स लगाओगे उतनी आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जबकि यही एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, दो चीज़ें आपने देखी, एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सेलरेशन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज़ अ बाईसाइकिल, ठीक है। इसको हम किसी भी चले तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ बाईसाइकिल। लेट मी राइट इट कि ये आपके पास क्या है, एक बाईसाइकिल है और यहाँ आपके पास एक कार मौजूद है, ठीक है। अब आप यहाँ से फोर्स लगाते हो, बाईसाइकिल के ऊपर भी फोर्स लगा रहे हो और कार के ऊपर भी फोर्स लगा रहे हो। हम सपोज करते हैं कि हम इन दोनों के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैं इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ से भी मैं इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ। अब आप मुझे बताएं कि दोनों में से किसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्यों इसके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? क्योंकि इसका मास आपके पास क्या है, कम है, जबकि इसका मास आपके पास ज़्यादा है। क्योंकि एक्सेलरेशन का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है और एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इस केस में दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू तो सेम है, लेकिन चूंकि मास के साथ एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है तो जिसका कम मास होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। क्लियर हो गया यहाँ से? तो एक्सेलरेशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन जो है कि फोर्स के डायरेक्टली रिलेटेड है और यही एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो कम एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसको मास के साथ रिलेट करते हैं। अगर ज़्यादा मास होगा तो कम एक्सेलरेशन होगी और अगर कम मास होगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और मास का इन्वर्स रिलेशन है। क्लियर हो गया? अब जाते हैं मैथमेटिकल की तरफ। मैथमेटिकली फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या बनती है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सेकेंडली एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम इन दोनों का इक्वेशंस को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो आपके पास बनेगा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं और वो मैं यहाँ पे आपको करवा देती हूँ। आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन रही है कि ए प्रोपोर्शनलिटी का साइन F/m। आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लगता है और इक्वलिटी का साइन आ जाता है, तो A इज इक्वल्स टू K F/m। इस केस में जो हमारा कांस्टेंट है उसको हमने K का नाम दे दिया। K की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम K की जगह 1 लगाएंगे तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ से आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा A इज इक्वल्स टू F/m। m यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू ma फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी जो कि हमने यहीं पे लिखी हुई है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आप फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि ये कार है और हम यहाँ से कार को धक्का दे रहे हैं फोर्स लगा के, तो अब वो कार जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि वो इस डायरेक्शन में आए, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है। ये मेन पॉइंट है, इसको आपने जहन में बिठा लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखिए, पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, द मोर फोर्स यू अप्लाई द मोर इट एक्सेलरेट। अब ये एक बंदा है जो कि शॉपिंग कार्ट जिसमें आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो इधर रख देते हो, ट्रॉली जो होती है, अब वो इसको इस तरफ से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मोर फोर्स यू अप्लाई मोर इट एक्सेलरेट। अब जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा आप यहाँ से फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा आप तेज़ी से जाओगे, क्योंकि उतना ज़्यादा इस शॉपिंग कार्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो गया? जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जिसमें हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूटन थर्ड लॉ को स्टडी करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, बहुत ही फेमस नेम्स हैं, ये आपने सुने होंगे, ये उसी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन मस्ट होता है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट बी। अब हम सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया एफ ए बी का। हमने यहाँ जो एफ ए बी लिखा है इसका मतलब है कि ए बी पे फोर्स लगा रहा है। अगर हम इसको ऑपोजिट कर दें कि अब बी जो है वो ए पे फोर्स लगा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड पे होगी, क्योंकि बी ए पे फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एफ बी ए। हमने अब यहाँ बी ए क्यों लिखा है, क्योंकि अब बॉडी बी जो है वो ए पे फोर्स लगा रहा है। अब ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखें तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इट मीन्स कि अगर एक का एक्शन है तो दूसरे का रिएक्शन टोटली इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे लगाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। मैथमेटिकली एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी वो फोर्स है जो बॉडी ए बी पे लगा रहा है, वो मैग्नीट्यूड में बराबर है एफ बी ए के, यानी कि वो फोर्स जो बॉडी बी ए पे लगा रहा है। नेगेटिव साइन आपको ये शो करके दे रहा है कि दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट है। कुछ की पॉइंट्स इसकी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर। आपने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो दूसरा भी उस पर फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी फोर्सेस एक्ट होती है तो वो पेयर में एक्ट होती है, यानी कि दो दो। अगर एक फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी फोर्स लगा रहा है, तो फोर्सेस ऑलवेज कम्स इन पेयर। सेकंड आपके पास आता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहां से मैंने आपको बताया कि दोनों फोर्स, यानी कि अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और डायरेक्शन आप देख रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो आप देख रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ए का नाम दिया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने बी का नाम दिया। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होती है, सेम ऑब्जेक्ट्स पे नहीं होती। दे अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि ये एक ही वक्त में एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ए बी पे फोर्स लगाए और बी 1 घंटे बाद ए पे फोर्स लगाए। नो, अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी भी उसी टाइम ए पे फोर्स लगाएगा। क्लियर हो गया। अब आपके पास एग्जाम्पल आती है कि रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च में क्या होता है, लेट्स से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। लेट्स से ये आपके पास एक रॉकेट है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, बट लेट इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। लेट्स से ये आपके पास है रॉकेट, ठीक है। अब जब आप देखते हो कि जब भी रॉकेट ऊपर जाता है तो यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस निकलती हैं, जिनको हम एग्जॉस्ट गैसेस कहते हैं। तो जब ये गैसेस निकलती हैं, दिस इज कॉल्ड एक्शन, ठीक है। जब भी रॉकेट ऊपर जाता है तो उससे गैसेस डाउनवर्ड यानी ज़मीन की तरफ निकलती हैं। गैसेस के निकलने की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। इसको हमने नाम दे दिया एक्शन। अब रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में ये होता है कि ये रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा, ठीक है। रॉकेट अप जा रहा है, ये आपका क्या है, रिएक्शन है। गैसेस डाउन जा रही हैं, ये आपका क्या है, एक्शन है। तो देखो
गैसेस नीचे जा रही है, दैट इज एक्शन। रॉकेट ऊपर जा रहा है, दैट इज रिएक्शन। तो रॉकेट लॉन्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, जिसमें एग्जॉस्ट गैसेस आर पुश्ड डाउन, रॉकेट इज पुश्ड अप। ये एक छोटा सा एक डायग्राम है जो अभी भी मैंने आपको बना के दिया था कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बॉडी ए जब बी पे फोर्स लगा रहा है उसको हमने एफ ए बी का नाम दिया। बॉडी बी ए पे फोर्स लगा रहा है, इसको हमने एफ बी ए का नाम दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम नोट्स आपके पास मौजूद है। चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।